इन एमसीक्यू को समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ी-सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है? देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको अभी तक थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रहता ही है, तो इसको कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? चलिए, तो ये क्वेश्चन जो है बेटा नीट 2018 में आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है? नीट 2018 में आ चुका है, ठीक है? चलिए, तो इसको क्या बोल रहा है बेटा? ओमकार अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। शीट में तो साल्टेशन दे बोलता है कि डार्विन ने दिया था, ठीक है? मैंने आपको एक बात बताया था। यस, मैंने आपको बताया था बेटा जब भी म्यूटेशन की बात आएगी, तो किसकी बात आएगी? साल्टेशन की, ठीक है बेटा? तो अकॉर्डिंग टू ड्यूरेगो मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इज़ साल्टेशन, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है? ह्यूगो डेवरिस का नाम ही दे दिया है। तो ह्यूगो डेवरिस का मतलब क्या होता है बेटा? म्यूटेशन या फिर सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, ठीक है? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को क्या बोलते हैं? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को बोलते हैं बेटा साल्टेशन। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ये, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 51 अटेम्प्ट तरुल, तरुल आंसर क्वेश्चन नंबर 51 बेटा। कैसे? एक्सप्लेन कर, कैसे एक्सप्लेन कर? ठीक है, लेकिन इनका फंक्शन अलग-अलग होता है, ठीक है? तो आपको पता है बेटा देखिए कितना ईज़ी एमसीक्यू आता है इवोल्यूशन के ऊपर। इतने ज़्यादा डिफिकल्ट एमसीक्यू कभी भी नहीं पूछे जाएँगे। होमोलोगस, एनालॉगस, ह्यूमन इवोल्यूशन के ऊपर एक, ह्यूगो डेवारिस के ऊपर एक, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के ऊपर एक। इस तरह से 4 एमसीक्यू इस टॉपिक में से आते ही हैं। ठीक है बेटा? चलिए, तो इतना अपने को पता है कि ये होमोलोगस ऑर्गन्स ऑफ ईच अदर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 50 अमंग्स द फॉलोइंग सेट ऑफ एग्जांपल फॉर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन। ठीक है, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का इनकरेक्ट ऑप्शन आपको पता करना है। मतलब कहीं ना कहीं आप ऐसे बोल सकते हो कि आपको ढूंढना है इसमें से कन्वर्जेंट क्या है। इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, तो आपको ढूंढना है कन्वर्जेंट क्या है। जैसे मैं बोल रहा हूँ बेटा, ऑक्टोपस जो है ना, ऑक्टोपस बिलोंग करता है मोल्युस्का का, इसका आई का स्ट्रक्चर अलग होता है। जो ह्यूमन है, इसकी आंखों का स्ट्रक्चर अलग होता है, लेकिन ये दोनों भी फंक्शन क्या करते हैं? देखने का काम करते हैं। तो इकलौता एक ऑप्शन जो है बेटा, दैट इज आई ऑफ ऑक्टोपस एंड बैट एंड मैन। ये जो है इनका स्ट्रक्चर भले ही अलग अलग है, लेकिन जो फंक्शन है वो एक जैसा है। मतलब दीज आर नॉट द एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट, दीज आर द एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट। बाकी देखिए ऑप्शन, बाकी ऑप्शन क्या है? फोर लिम्ब ऑफ मैन, बैट एंड चीता, ये तो होमोलोगस है। ये भी होमोलोगस है बेटा, एंड ये भी होमोलोगस है। देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी में एक लाइन दी है, ऑल द वर्टिब्रेट्स आर हैविंग सेम स्ट्रक्चर की तरह बोला गया है। एंड आपको पता करना है कि यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है करके, ठीक है? तो 3 एमसीक्यू तो आप ऐसे बोल सकते हो बेटा कि 2018 नीट में आ चुके हैं, ठीक है? 3 मैक्सिमम 4 क्वेश्चन इस चैप्टर में से पक्के ही रहते हैं, ठीक है? चलिए एक थोड़ा-सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बेटा, ये जो है ऑर्डर ऑफ हॉर्स जो है, होमवर्क ज़रूर लिखिए कि जो आपका है ना क्लासिफिकेशन कंप्लीट, कि उसका ऑर्डर क्या होता है, उसका जीनस क्या है, उसका स्पीशीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें आप ढूँढ के रखिए, ठीक है? तो ऑर्डर ऑफ हॉर्स होता है बेटा पेरिसोडैक्टेला, 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 ठीक है बेटा? तो ये इसका ऑर्डर होता है, ठीक है? इसका जो ठीक है, तो इतना याद रखिए, मैं आपको इसका ये दे दूँगा। शायद मैंने आपको दिया भी था ना उसका ऑर्डर क्या-क्या है करके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 48 पे आ चुके हैं बेटा अभी अपन। क्वेश्चन नंबर 48 आर्टिफिशियल सिलेक्शन। चलिए इसको अटेम्प्ट कीजिए। पूर्वा तोहगावकर अटेम्प्ट इट विथ एक्सप्लेनेशन। आहे का तिथे ते पूर्वा तोहगावकर? पढ़ो। सभी लोग ट्राई टू अटेम्प्ट इट। अगर आपको पता है एंड आप एक्सप्लेन कर सकते हो, तो फील फ्री, बताइए फिर, ठीक है? लेट हर अटेम्प्ट फर्स्ट। कौन सा?
सेकंड सही है, ठीक है? सही है, सही है। देखिए, मैं बोल रहा हूँ बेटा कि ये जो है, ये रिप्रेज़ेंट कर रही है कि यील्डिंग ऑफ मिल्क कितना होता है। एक बोलता है, मैं बोलता हूँ कि ये बहुत कम यील्ड होती है। मतलब यहाँ पे जो है, वो कम है, 0 है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे है 5 लीटर, ठीक है? 5 लीटर निकलता है दूध स्टेबलाइज़िंग में, ठीक है बेटा? एंड मैक्सिमम है, हायर इस पे आ गया बेटा, हायर मिल्क आउटपुट मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 15 लीटर। 15 लीटर हायर हो चुका है, ठीक है? जो अभी देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू ऑब्टेन यील्डिंग हाईएस्ट मिल्क आउटपुट। हाईएस्ट मतलब अब ये कहीं न कहीं टुवर्ड्स 15 लीटर की तरफ जाने लगा है, मतलब एक डायरेक्शन इसको मिल चुका है। अगर वो बोलता कि मॉडरेट मिल्क अगर लेता था तो यहाँ पे ही रहता था ना वो 5 लीटर पे, लेकिन उसने एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ जाना मूव करना ठीक समझा। मतलब ये डायरेक्शनल ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा नेचुरल सिलेक्शन बिकॉज़ एज़ इट इज़ पुशिंग द मीन कैरेक्टर टुवर्ड्स वन डायरेक्शन। हो सकता था कि 1 लीटर दूध देना ये बहुत कम ये है करके, जो 5 लीटर दूध देना है, ये स्टेबलाइज़िंग ग्राफ को शो कर रहा था, लेकिन 15 लीटर दूध देना, या आप ऐसे कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, मतलब हायर मिल्क प्रोडक्शन की तरफ वो जा रहा है, तो कहीं न कहीं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन उसको मिल चुका है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 47 कौन अटेम्प्ट एक सेकंड लेट मी चेक हू इज़ प्रेजेंट ओवर हियर श्रावणी, स्नेहा, श्वेता, तरुल, ओमकार, पूर्वा, भक्ति ओके, भक्ति जोशी, क्वेश्चन नंबर 47 बता बेटा, क्या है इसका आंसर 47 का? ट्राई टू अटेम्प्ट एवरीवन, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए आप, नीट 2016 के सेकंड फेज में आ चुका है और अगर याद है आपको तो मैंने आपको बताया था प्रिमिटिव अर्थ में कूलिंग हुई थी, कूलिंग होने के बाद गैसेस हुई थी, गैसेस से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिलने थे माइक्रो मोनोमर्स, उसके बाद बने थे पॉलीमर, पॉलीमर बनने के बाद आप ऐसे बोल सकते हो प्री सेल की कंडीशन बनी थी, यस। तो इसका आंसर क्या रहेगा बेटा? फोर्थ ऑप्शन रहेगा। देखिए फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं। कैसे ये रहेगा? सबसे मैं बोलता हूँ बेटा, सबसे पहले मोनोमर्स बने थे। छोटे-छोटे से अमाइनो एसिड मिले थे ना मिलर यूरे को भी। क्या मिला था? ग्लाइसिन मिला था, एस्पार्टिक एसिड मिला था, छोटे-छोटे मोनोमर मिले थे। उसके बाद इसका कंडेंसेशन होगा एंड उससे क्या मिलेंगे? बड़े-बड़े पॉलीमर मिलेंगे। पॉलीमर बनने के बाद पॉलीमर बनने के बाद प्री सेल की अवस्था होती है बेटा। जैसे मैंने आपको बताया था प्रोटोबायोन, तो प्री सेल की अवस्था बनती है एंड इसके बाद उसमें जेनेटिक मटेरियल का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि आरएनए। तो इस हिसाब से आप ऐसे बोल सकते हो कि फोर्थ रहेगा, ठीक है? एंड सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन रहेगा दैट इज़ फॉर श्योर फॉर्मेशन ऑफ मोनोमर्स, ठीक है बेटा? तो सेकंड तो सबसे पहले रहेगा, सेकंड के बाद थर्ड आएगा, ठीक है? तो ऑलमोस्ट सभी ऑप्शन में है, लेकिन उसके बाद जो रहेगा आप ऐसे बोल सकते हो 47 का जो रहेगा बेटा फोर्थ ही आंसर रहेगा। ओके? ओके? चलिए, तो इतना अपने को समझ में आ गया। देखिए इवोल्यूशन ऑफ मैन की बात कर रहा है बेटा, ठीक है? तो सबसे पहले आपको पता है बेटा, सबसे पहले आया था सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आया था ड्रायोपिथेकस, ठीक है? इसके लिए एक बहुत बकवासी ट्रिक बनाया था मैंने जभी, लेकिन छोड़ो अभी उसको नहीं देता हूँ मैं आपको। चलिए, सबसे पहले आया था ड्रायोपिथेकस, फिर रैमापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया था, उसके बाद होमो हैबिलियस, होमो हैबिलियस के बाद इरेक्टस, इरेक्टस के बाद आए थे बेटा निएंडरथल, निएंडरथल के बाद आया था क्रो-मैग्नॉन एंड उसके बाद आया था होमो सेपियंस, ठीक है? तो ये करेक्ट सीक्वेंस है। तो अब देखिए यहाँ पे कौन-सा सीक्वेंस है जो प्रॉपरली इसको मैच कर रहा है, इस चीज़ को अपन देख लेते हैं बेटा, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले है ऑस्ट्रेलोपिथेकस तो नहीं आएगा, क्योंकि ऑस्ट्रोपिथेकस आप ऐसे बोल सकते हो रैमापिथेकस के पहले नहीं आ सकता, ये गलत हो गया, ठीक है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस रैमापिथेकस के पहले आ रहा है, ये भी गलत हो गया, ठीक है बेटा? रैमापिथेकस, होमो हैबिलियस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है? तो ये भी आपको पता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस बाद में नहीं आएगा होमो हैबिलियस के पहले आता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इस हिसाब से भी आप ऐसे बोल सकते हो कि जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ थर्ड, रैमापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलियस एंड होमो इरेक्टस। फिर से एक बार देखिए बेटा, यहाँ पे ड्रायोपिथेकस, रैमापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलियस, होमो इरेक्टस,
ठीक है। होमो इरेक्टस के बाद आता है बेटा निएंडरथल, होमो निएंडरथल, होमो क्रोमैग्नन एंड होमो सेपियंस। तो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस, आपको पता है बेटा। चलिए, इसके बाद एन हार्डी, शशांक, शशांक, क्वेश्चन नंबर 45 बेटा, बताओ। इजी है सबसे, हाँ, बोलो आंसर क्या रहेगा। कैसे? कैसे? पी स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है? पी स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है बता। पी स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है, पी स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? पी स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है होमोजाइगस डोमिनेंट, क्यू स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है होमोजाइगस रेसेसिव एंड 2pq रिप्रेजेंट करता है बेटा हेटेरोजाइगस। ठीक है, तो यहाँ पे वही पूछा गया है कि हेटेरोजाइगस क्या होगा, तो 2pq रहेगा बेटा। देखिए, इस तरह के एमसीक्यू आते हैं एंड अपन हार्डी विनबर्ग के ऑलमोस्ट मोर देन 30 एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं। हार्डी विनबर्ग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको बता देता हूँ बेटा। मोस्ट ऑफ द जो क्लासेस होते हैं नहीं पढ़ाते, हार्डी विनबर्ग को बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन अपन नहीं लेंगे। ठीक है, वैसे इजी एमसीक्यू आता है बेटा इसके ऊपर, 2016 में भी आ चुका है, 2019 में भी आया है एंड 2021 में भी आ जाएगा फॉर श्योर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू बेटा, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन। तो मैंने आपको बताया बेटा कि जेनेटिक ड्रिफ्ट, आपको पता है ना, मैंने आपको एक बताया था कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म है, एक है ए, एक है बी। ठीक है, अब ये छोटे से स्मॉल आइसोलेटेड एरिया में, पहाड़ी वाले एरिया में रहते थे, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन था। इसमें ऐसा हुआ कि जो बी वाले थे, ड्यू टू एनी नेचुरल कैलेमिटी उनकी हो गई डेथ। ठीक है, अर्थक्वेक आ गया या कुछ आ गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन, या नदी में बाढ़ में बह गए, तो अब बचा कुचा खाना किसको मिलेगा, सर्वाइवल एडवांटेज किसको मिलेगा, ए। तो ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, जिसको सिवाल राइट इफेक्ट बोलते हैं, इसको बोटलनेक इफेक्ट बोलते हैं बेटा, ये कहाँ ऑपरेट करती है, ये ऑपरेट करती है स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन पे। वेरी क्लियर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, सेकेंड। चलिए, इसका आंसर बताइए। पूर्वा तो होगा उगर, बताओ क्वेश्चन नंबर 43। पहले तो अच्छे से पढ़ and try to explain. Question number 43. देखिए बेटा, क्या बहुत इजी एमसीक्यू है। द अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म दैट अपीयर ऑन अर्थ वर नॉन ग्रीन। आपको पता है बेटा कि जो साइंटिस्ट मार्गुलिस था, उसने बोला कि एक अर्ली बैक्टीरिया रहा होगा, उसने कहीं ना कहीं साइनोबैक्टीरिया को खा लिया, तो उसमें क्या बन गया, क्लोरोप्लास्ट बन गया। एंड उसने एरोबिक बैक्टीरिया को खा लिया, तो वो क्या बन गया है, वो बन चुका है अभी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है बेटा, तो इस तरह से पहला जो ऑर्गेनिजम्स रहे होंगे वो नॉन ग्रीन रहे होंगे, साइनोबैक्टीरिया थोड़ी थे, उसके भी पहले आर्की बैक्टीरिया आ चुके होंगे करके। एंड प्रिजमली एरोबिक एनारोब्स, एनारोब्स मतलब विदाउट ऑक्सीजन वो काम करते थे, काम चला लेते थे, क्योंकि प्रिमिटिव अर्थ पे ऑक्सीजन नहीं था। वेरी क्लियर, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। द फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वेर कीमो ऑटोट्रॉफ। ठीक है बेटा, एंड नेवर रिलीज ऑक्सीजन, ये बात भी सही है। देखिए, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा कि जो फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक, देखिए अभी हेट्रोट्रॉफिक नहीं है, पहला जो ऑर्गेनिजम्स रहे होंगे वो कीमो हेट्रोट्रॉफ रहे होंगे, कीमो हेट्रोट्रॉफ रहे होंगे, लेकिन अब फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है। एंड पहली बार ऑटोट्रॉफ जो थे, ऑटोट्रॉफ मतलब जो खुद का खाना खुद बनाते थे, वो सनलाइट से नहीं लेते थे, वो कहीं ना कहीं केमिकल्स का यूज करके खुद का खाना बनाते थे। वेरी क्लियर बेटा, तो इस हिसाब से भी आप ऐसे बोल सकते हो कि द फर्स्ट कीमो ऑटोट्रॉफ्स वर, फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वर कीमो ऑटोट्रॉफ्स, मतलब केमिकल्स का यूज करके वो अपना खाना बनाते थे, एंड दे नेवर रिलीज्ड ऑक्सीजन। ये दोनों भी स्टेटमेंट सही है बेटा, वेरी क्लियर, समझ आ गया। चलिए देखिए, पहली क्या बात बोली उसने
फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वर कीमो ऑटोट्रॉफ, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, पहले ऑर्गेनिज्म अगर पूछा उसने तो वो कीमो हेट्रोट्रॉफ रहे होंगे, वेरी क्लियर, ठीक है। चलिए इसके बाद एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर रिजल्ट ऑफ, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको तो मैं अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है बेटा। एनालॉगस ऑर्गन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एक जैसा, ठीक है बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट में, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तरुल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 41। अगर इसको एक्सप्लेन कर दिया तो यू आर अ जीनियस। क्वेश्चन नंबर 41 डिफिकल्ट है, सबसे डिफिकल्ट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 41, तरुल विनीत ट्राई टू एक्सप्लेन। हाउ? Which of the following structure is homologous to the wings of bird? मतलब स्ट्रक्चर एक जैसा है, ठीक है। चलिए इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो फ्लिपर ऑफ वेल रहेगा, क्यों? क्योंकि ये ओरिजिन इनका एक जैसा ही होता है बेटा, ठीक है। अब एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन से देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे, होमोलॉगस टू विंग्स ऑफ बर्ड, ठीक है। विंग्स ऑफ बर्ड से कौन सा स्ट्रक्चर होमोलॉगस नहीं है, इस चीज को देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ डॉर्सल फिन ऑफ शार्क, ये जो डॉर्सल फिन ऑफ शार्क है बेटा, ये यूज होती है, डॉर्सल फिन मतलब ये ऊपर वाली फिन, ठीक है। डॉर्सल साइड में जो फिन होती है बेटा, ये यूज होती है स्टेबिलाईजेशन के लिए, ठीक है, स्टेबिलाईजेशन के लिए यूज होती है बेटा। एंड आपको पता है कि ये कहीं ना कहीं उसके तरह ओरिजिन में नहीं होती है, वेरी क्लियर, ठीक है। तो इनका ओरिजिन मतलब इनका स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर अलग होता है बेटा। हाइंड लिम्ब ऑफ रैबिट, ठीक है बेटा, इसका भी आप ऐसे बोल सकते हो कि स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक है, इसका कोरिलेशन बिल्कुल भी नहीं बनता है, ठीक है। इसमें होमोलॉगस एंड एनालॉगस की कोई बात ही नहीं हो रही है, ठीक है, ठीक है। चलिए तो आज जो तीसरी बात है बेटा, जैसे विंग्स ऑफ मॉथ है, तो विंग्स का जो मॉथ है वो क्या करता है, आपको पता है, वो भी फ्लाई कर रहा है, और विंग्स ऑफ बर्ड्स इससे भी फ्लाई हो गया, तो ये होमोलॉगस थोड़ी हो गया, ये तो एनालॉगस हो गया। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि विंग ऑफ जो मॉथ होता है बेटा, वो पॉलीकाइटेनियस मटेरियल से बना होता है, विंग ऑफ बर्ड फेदर से बना है, लेकिन इनका फंक्शन क्या है, फंक्शन आप ऐसे बोल सकते हो कि एक जैसा ही है, तो मतलब ये होमोलॉगस नहीं हुआ है, ये कहीं ना कहीं एनालॉगस हो गया, वेरी क्लियर बेटा। तो करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा फ्लिपर्स ऑफ वेल, क्योंकि ओरिजिनिटी के हिसाब से अगर बोलेंगे तो वेल एंड बर्ड्स में सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी आप ऐसे बोल सकते हो कि स्ट्रक्चर वाइज भी सिमिलैरिटी थोड़ी ज्यादा मिल सकती है, ठीक है। तो इसको एक बार जरूर अच्छे से एक बार देख लीजिए आप, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं बेटा अपन, ओके, ठीक है। द विंग्स ऑफ अ बर्ड एंड विंग ऑफ इंसेक्ट आर, तो आपको पता है बेटा, एक विंग ऑफ बर्ड एंड विंग ऑफ इंसेक्ट, इनका स्ट्रक्चर अलग है एंड इनका फंक्शन एक जैसा है, मतलब दे आर एनालॉगस ऑर्गन्स ऑफ ईच अदर। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूटेशन या नेचुरल सिलेक्शन, बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, एनीवन? क्वेश्चन नंबर 39, श्रावणी पिसे, श्रावणी पिसे, ठीक है बेटा, इसका आंसर रहेगा नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि नेचर ने इसको सिलेक्ट किया है बेटा, ठीक है। कहीं ना कहीं आप ऐसे बोल सकते हो कि पहले दोनों वैरायटी रही होगी एक जैसी, ठीक है, ये ब्लैक मॉथ था, ये व्हाइट मॉथ था, लेकिन अब नेचर ने ऐसे अ, आप ऐसे बोल सकते हो चेंजेस ला लिए हैं कि जिसकी वजह से अब सर्वाइवल एडवांटेज किसको मिल गया, सर्वाइवल एडवांटेज मिल गया है ब्लैक वाले को। तो कहीं ना कहीं नेचुरल नेचुरल सिलेक्शन हुआ है बेटा, ठीक है। चलिए
इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी, इसमें से सबसे ज्यादा कम स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी किसके पास है? सबसे पहले आया था ड्रायोपिथेकस, रैमापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलियस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रोमैग्नॉन, होमो सेपियंस। ठीक है बेटा, तो आपको पता है कि होमो इरेक्टस थोड़ा आगे है, निएंडरथल भी आगे है बेटा, उसके बाद होमो सेपियंस तो सबसे आगे है, लेकिन ये जो होमो हैबिलियस है, होमो हैबिलियस सबसे कम पड़ रहा है इन तीनों के मुकाबले। वेरी क्लियर, तो इसका आंसर क्या रहेगा? होमो हैबिलियस। ठीक है बेटा, चलिए, तो मेरे ख्याल से 2016 तक अपन ने पूरे एमसीक्यू कर लिए हैं। इसके बाद के जो एमसीक्यू है बेटा बहुत इजी है, आप ट्राई कीजिए जरूर से, एंड इफ पॉसिबल तो मुझे बताते चलिए। बहुत चलिए, तो देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू आ चुका है बेटा। क्या बोल रहा है फर्स्ट एमसीक्यू? ऑलरेडी मतलब मैंने बहुत सारी चीजें इसमें सॉल्व करके रखी थी। ठीक है, तो फर्स्ट सेक्शन ए में स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। एटमॉस्फेरिक अर्थ जस्ट बिफोर ओरिजिन ऑफ लाइफ कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, स्नेहा सिदाम इसका आंसर दीजिए बेटा। ऑप्शन ए का आंसर क्या रहेगा? प्रिमिटिव अर्थ पे क्या क्या चीजें अवेलेबल थी जस्ट बिफोर ओरिजिन ऑफ लाइफ? थर्ड, ठीक है बेटा, आपको पता है मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट में भी ये सारी चीजें ली गई थी, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर्स। ऑक्सीजन तो था, वो नहीं था। ठीक है, फ्री ऑक्सीजन तो बिल्कुल ही नहीं था, नेसेंट ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं था बेटा। एंड यहाँ पे जो है ऑप्शन सेकंड ठीक हो रहा था, लेकिन इसमें वाटर एंड वाटर वेपर, सॉरी, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर नहीं दिया था, इसकी वजह से करेक्ट ऑप्शन जो है बेटा ये थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद चलिए एक एमसीक्यू पूछता हूँ बेटा मैं आपको। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट। देखिए ये क्वेश्चन पढ़ाया नहीं है मैंने, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि ये जो है ए, ये तो अपने को पता है बेटा इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रोड कैसा बना, कौन से एलिमेंट से बना होगा? जो इसका आंसर देगा उसको 2 रुपए। इलेक्ट्रोड आपको पता है बेटा लाइटनिंग रही होगी उस टाइम पे, इसलिए इसको यूज किया गया था, लेकिन ये कौन से एलिमेंट से बना हुआ है? थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करो। एनीवन, किसका दिमाग जला? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, या इस चीज को रिलेटेड सोच के देखो कि मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट में। यस, वेरी गुड। किसने दिया आंसर? किसने दिया आंसर ये? यस, ये जो होगा बेटा आपको पता है ओमकार ने दिया। अरे वाह, वेरी गुड ओमकार। ठीक है बेटा, चलिए, तो आपको पता है बेटा कि ये जो इलेक्ट्रोड है टंगस्टन होगा। अभी आपको आपको बात पता है बेटा कि जो टंगस्टन है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, या जो भी आपको पता है बेटा, केमिस्ट्री में मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे हाई टेम्परेचर एंड हाई ओशनिक वाटर को हीट किया गया था 800 डिग्री सेल्सियस पे, है ना? इसकी वजह से आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रोड रहा होगा, ये किससे बना होगा? ये टंगस्टन से बना होगा। ठीक है बेटा, चलिए, तो यहाँ पे सिंपल सिंपल से लेबलिंग्स है, जैसे आपको दिखाई दे रही है। ये जो ए है, ये तो इलेक्ट्रोड है, मतलब ए 1 2 3 में से कोई ना एक ऑप्शन होगा। ठीक है बेटा, ऑप्शन बी जो है, बी में क्या है? फ्लास्क नंबर 2 है। ये जो बी है बेटा, ये फ्लास्क नंबर 2 है, एंड फ्लास्क नंबर 2 में अपने को पता है मीथेन, अमोनिया, जो हाइड्रोजन था एंड वाटर वेपर्स था बेटा, ये सारी चीजें अवेलेबल थी। ठीक है, सी जो है, डायग्राम में अच्छे से देखिए, एनसीईआरटी में आपको दिखाई देगा, ये कोल्ड कंडेंसर है। मतलब अभी जो गैसेस यहाँ पे जो वेप गैसेस बनी है, उनको लिक्विफाई करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा बेटा? कोल्ड वाटर कंडेंसर देना पड़ेगा। वेरी क्लियर, ठीक है बेटा। एंड डी जो था वो कहीं ना कहीं वैक्यूम था, एंड यहां से ये आउटलेट था, यू ट्रैप था। वेरी क्लियर बेटा, तो इसका आंसर रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, सेकंड का क्या रहेगा? फर्स्ट। ओके, देखिए मैच करके देख लीजिए आप। ओके, द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स वर क्या थे? कीमो ऑटोट्रॉफ थे या कीमो हेट्रोट्रॉफ थे? मैंने आपको बताया था बेटा कि जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म पैदा हुए थे वो थे कीमो हेटेरोट्रॉफ, है ना बेटा? ठीक। हम्म, ठीक है, ठीक है। चलिए, फोर्थ, विच वॉज नॉट प्रेजेंट फ्रीली इन द अर्ली एटमोस्फियर। ठीक है, तो आपको पता है बेटा क्या नहीं प्रेजेंट था उसमें? ये भी प्रेजेंट था, ये भी प्रेजेंट था, हाइड्रोजन भी था, लेकिन ऑक्सीजन नहीं था। इसलिए करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कब आया ओमकार? ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कब आया? पहले का एटमॉस्फेयर था रिड्यूसिंग,
उसके बाद हुआ ऑक्सीडाइजिंग आज का, लेकिन ऑक्सीजन आया कब? फ्री नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ, मतलब जैसे साइनोबैक्टीरिया वगैरह जब जब आए थे बेटा, उसके बाद ऑक्सीजन आया था, है ना? ठीक है, चलिए ऐसा आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th पे आते हैं बेटा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5th क्या बोल रहा है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्स्ट इवॉल्व ऑन अर्थ आर रिक्वायर्ड फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ वर, मतलब ये जो फर्स्ट इवॉल्व लाइफ फॉर्म थे, ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ था, ये सबसे पहले क्या बना होगा? थोड़ा लॉजिकली सोचिए एंड इसका आंसर बताइए बेटा, क्या रहेगा इसका आंसर? सेकंड बोल रहा है, और स्नेहा सिद्धाम, पूर्वा श्रावणी, ए। यूरिया काय को चाहिए भाई, एक्सक्रीटरी सिस्टम थोड़ी बनाना है यहाँ पे अपने को। यूरिया की क्या जरूरत है बेटा? अपने को पता है, जो प्रिमिटिव अर्थ रहेगी, लाइफ ओरिजिनेट करने के लिए सबसे पहले चाहिए, रेप्लिकेशन के लिए चाहिए जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या रहेगा? न्यूक्लिक एसिड, एंड न्यूक्लिक एसिड उस टाइम पे क्या रहा होगा? आरएनए, है ना? एंड दूसरा है बेटा प्रोटीन। तो प्रोटीन तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है हर चीज के लिए, वेरी क्लियर, तो इसलिए प्रोटीन रहेगा। यूरिया कहीं पे भी सिग्निफिकेंट नहीं है। ये ऑप्शन सही है, प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड प्लस इसमें न्यूक्लिक एसिड ऐड करना था ना, तो ये ज्यादा करेक्ट होता था। ठीक है, इस लेकिन ज्यादा सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है बेटा, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। क्यों? क्योंकि एक जेनेटिक मटेरियल बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वो डुप्लीकेट करेगा तो अपने आने वाली प्रोजीनी को देगा क्या? ठीक है बेटा, तो न्यूक्लिक एसिड एंड द जेनेटिक मटेरियल एट दैट टाइम वाज आरएनए। डीएनए तो बाद में बना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट एमसीक्यू है बेटा, फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म टू अपीयर ऑन अर्थवेयर। ठीक है बेटा, तो आपको पता है फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स क्या थे? साइनोबैक्टीरिया थे। सॉरी, ये शीट ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूँ, ठीक है, लेकिन आप इसको जरूर एक बार देखिए बेटा। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया आपको पता है बेटा फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स थे पहले। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू आता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। ओपेरन की जो थ्योरी थी, वो किस पे बेस्ड थी? ठीक है, अब इस एमसीक्यू में एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन ऑप्शन से जाइए ना भैया। देखिए, मैं बोल रहा हूँ पैंसपर्मिया क्या थी? पैंसपर्मिया थी एलियन थ्योरी या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी, ठीक है, जिसमें एलियन के स्पोर आए थे। स्पॉन्टेनियस जनरेशन मतलब होती है बेटा अबायोजेनेसिस। एंड ओपेरिन एंड हेल्डेने ने क्या दिया था? ओपेरिन एंड हेल्डेने ने दिया था बेटा केमिकल थ्योरी। एंड केमिकल थ्योरी का ही अल्टरनेट नाम पता है क्या था? आर्टिफिशियल सिंथेसिस थ्योरी। गॉड क्रिएशन की तो थ्योरी थी, वो फादर सुआरेज ने दिया था कि भगवान ने अपने को बनाया है 6th डे पे। वेरी क्लियर, तो ये भी गलत हो गया। बाय एलिमिनेशन ऑप्शन सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है बेटा, आर्टिफिशियल सिंथेसिस या फिर केमिकल सिंथेसिस आप इसको बोल सकते हो, या केमिकल रिएक्शन आप इसको बोल सकते हैं बेटा, ठीक है, केमिकल थ्योरी भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 कौन अटेम्प्ट करेगा? कौन कौन आया है बाबा? लेट मी क्रॉस चेक। पूर्वा, शशांक, श्रावणी, सिद्धा, श्वेता इज देयर। श्वेता, बेटा अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 8। ट्राई टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 8 विथ एक्सप्लेनेशन। ऑफ कोर्स आंसर दिया भी होगा, तो एक्सप्लेनेशन बताइए मुझे। श्वेता, आर यू देयर? यस, बोलो बेटा। बोलिए, एक्सप्लेनेशन दीजिए। यस, ऑफ कोर्स, ठीक है, क्लोरोफिल तो बाद में आया होगा। ठीक है, क्लोरोफिल बाद में आया। CO2 एंड ग्रीन प्लांट्स तो बाद में आए होंगे बेटा, लेकिन सबसे पहले इनिशियल अर्थ में यूवी रेडिएशन एंड लाइटनिंग थी। आपको पता है ना बेटा, ओपेरन एंड हेल्डाने ने इसको प्रीबायोटिक सूप बोला था, कि ओशन में यूवी रेडिएशन एंड लाइटनिंग गई होगी, इसकी वजह से माइक्रो मॉलिक्यूल्स गॉट कन्वर्टेड इनटू मैक्रो मॉलिक्यूल्स, एंड उससे फिर आप ऐसे बोल सकते हो बड़े-बड़े आरएनए, डीएनए, प्रोटीन एंड फैट्स का सेल बने, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना, फिर प्रोटोसेल बना, प्रीबायोन्ट बना, एंड उसके बाद सेल बना। वेरी क्लियर, तो ये चीज आपको पता है, बहुत इजी है। चलिए, प्रेजेंसी ऑफ NaC इन आवर बॉडी इंडिकेट दैट लाइफ ओरिजिनेटेड इन। तो लाइफ कहाँ से ओरिजिनेट हुआ होगा? सॉल्ट वाटर से हुआ होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन, फ्रेश वाटर लेक नहीं बेटा, ये जो है प्रिमिटिव ओशन से बना होगा। यस, वेरी क्लियर, ठीक है, तो प्रिमिटिव ओशंस जो है वहीं पे लाइफ ओरिजिनेट हुई थी। ठीक है, अपन सबको पता है कि लाइफ ओरिजिनेट ओशन से, महासागरों से पैदा हुई थी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 10th पे आ चुके हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ।
बताइए इनमें से कौन-सा है जो लाइफ ओरिजिन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? विनीत है क्या विनीत वहाँ पे? वि विनीत बोलो बेटा इसका आंसर। यस, करेक्ट आंसर है वाटर। मेरे को लगा तू ऑक्सीजन तो नहीं बोलता। देखिए बेटा, अब इसका एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ आर्की-बैक्टीरिया है। आपको पता है बहुत सारे आर्की-बैक्टीरिया है जो विदाउट ऑक्सीजन भी रहते हैं। मिथानोजेंस या जो जो मार्शी एरिया में रहते थे एसिडोफिल्स, ठीक है? जो थर्मो एसिडोफिल्स होते हैं बेटा, इनको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं है। देयर आर सो मेनी ऑर्गेनिज़म्स या सो मेनी बैक्टीरिया जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, विदाउट ऑक्सीजन करते हैं। हाँ, लेकिन इनको कहीं न कहीं आप ऐसे बोल सकते हो कि पानी की ज़रूरत है ओरिजिन ऑफ लाइफ करने के लिए। वेरी क्लियर बेटा, ऑक्सीजन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे? ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए पानी सबसे ज़्यादा है ज़रूरी। ठीक है बेटा? तो जल है तो कल है, जल ही जीवन है। ठीक है बेटा? चलिए, अब आते हैं एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। देखिए कितना ईज़ी-ईज़ी जल्दी-जल्दी हो जाएगा आपका, ठीक है? चलिए, हैकेल बायोजेनेटिक लॉ और रिकैपिचुलेशन थ्योरी ओके, इस क्वेश्चन का आंसर देगी पूर्वा तोहगांवकर। बोल बहन। अब देखिए, तेरे को ये थ्योरी समझी है या नहीं समझी है? हैकेल बायोजेनेटिक लॉ, रिकैपिचुलेशन थ्योरी, ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, इनमें से कौन-सा ऑप्शन सही है? क्या? ये बहन कैसी बात कर रही तू? हैकेल लॉ, बायोजेनेटिक लॉ, रिकैपिचुलेशन थ्योरी बोलती है कि हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी एम्ब्रियोनिक लाइफ में अपनी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को बताता है। बताया था मैंने, एटाविज़्म, फिर बेयर लॉ, फिर हैकेल लॉ। हैकेल बोलता था कि रिकैपिचुलेट्स थ्योरी है, मतलब ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, मतलब हर ऑर्गेनिज्म अपनी एम्ब्रियोनिक लाइफ में इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को बताता है। वेरी क्लियर? जो कि एक हद तक सही भी थी थ्योरी, कुछ लेकिन बेयर ने इसको अपोज़ किया था बेटा, इसलिए इसका आंसर रहेगा फर्स्ट। ऑल ऑर्गेनिज्म बिगिन विथ ज़ायगोट, ऐसा उसमें नहीं बताया गया है, ठीक है? उसने नहीं बोला ये बात, ठीक है? लेकिन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बताता है कि हर ऑर्गेनिज्म अपनी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बताता है अपनी एम्ब्रियोनिक लाइफ में। ये बात मैंने बताया था बेटा, ठीक है? चलो कोई बात नहीं। इतना याद रखेंगे बेटा इसको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 फिर से पूर्वा तू ही बता। होमोलोगस ऑर्गन्स आर यू श्योर? फर्स्ट सोच ले एक बार। यो देवा देवा देवा। ओमकार बोल बेटा। ओमकार बोल। होमोलोगस ऑर्गन्स आर कौन सा? थर्ड, यस, सही बात है भाई। क्या है तुम? ये देखो, ये है होमोलोगस ऑर्गन, मतलब द फोरविंग ऑफ चीता, द फोरविंग ऑफ बैट, द फोरविंग ऑफ व्हेल, द फोरविंग ऑफ ह्यूमन, सेम है। लेकिन सिमिलर ओरिजिन होने के बावजूद भी व्हेल क्या करती है? व्हेल करती है स्विम, ये बैट करती है फ्लाई, ये करता है चीता रन। सिमिलर ओरिजिन, सॉरी, होमोलोगस ऑर्गन सेकंड। यस, इसका आंसर फोर्थ रहेगा बेटा। फोर्थ बोली क्या तूने? सिमिलर ऑर्गन्स ओरिजिन विद डिसिमिलर फंक्शन, ये इसका आंसर फोर्थ रहेगा बेटा। सही है। ओके, तो फोर्थ ही रहेगा बेटा इसका आंसर। सिमिलर और डिसिमिलर नहीं रहेगा। सिमिलर फंक्शन हो रहा है तो उसको अपन होमोलोगस ऑर्गन्स की कैटेगरी में नहीं देंगे। ठीक है, स्टिल इसको एक बार स्टार मार्क कर लेंगे। तरुल ने ये शायद एक दिन पहले मुझे पूछा था, मैंने इसका आंसर वैसे ही बताया कि सिमिलर ओरिजिन रहेगा लेकिन डिसिमिलर फंक्शन रहेगा फॉर श्योर। अगर आपके शीट में भी इसका आंसर गलत दिया है, ठीक है बेटा, थर्ड नहीं रहेगा। ओके, स्टिल इसको अपन एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। मैं इसको स्टार मार्क करके रख रहा हूँ सेकेंड वाले को, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है बेटा वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ पाइथन आर, ठीक है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या थे बेटा? वेस्टिजियल ऑर्गन मैंने आपको बताया था, इसमें जो हाइंड लिम्ब थे, इसमें पेल्विक गर्डल भी पाई गई थी। पाइथन मतलब क्या होता है? पाइथन मतलब होता है बेटा अजगर। यस, अजगर में हाइंड लिम्स पाई गई है, ठीक है, पेल्विक गर्डल पाया गया है, वो वेस्टिजियल ऑर्गन होता है ना? ठीक है, चलिए बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन इज डिसकंटिन्यूअस। तरुल आंसर कर बेटा।
इज डिसकंटिन्यूअस, वाज कंटिन्यूअस इन पास्ट, इट इज कंटिन्यूअस। ठीक है बेटा, ये जो है इवोल्यूशन जो है हमेशा, देखिए ऐसा नहीं है कि इस वक्त इवोल्यूशन नहीं हो रही है, इस वक्त भी इवोल्यूशन हो रही है। इवोल्यूशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये कभी डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रीवियसली डिसकंटिन्यूअस हो अभी कंटिन्यूअस हो, ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रीवियसली कंटिन्यूअस रहो इस वक्त डिसकंटिन्यूअस है। ये दोनों भी ऑप्शन गलत है। ये इवोल्यूशन हमेशा से ही एक कंटिन्यूअस प्रोसेस रही है। आज की डेट में भी देखिए, ये जो उसके चेंजेस है बेटा, ये हजारों सालों तक के बाद समझ में आते हैं कि कहीं ना कहीं ब्रेन का जो साइज है बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ये कंटिन्यूअसली बढ़ा है। पहले जो था ड्रायोपिथेकस, रैमापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद होमो हैबिलियस इरेक्टस, उसके बाद क्रोमैग्नॉन, और ये सारे निएंडरथल, ये सब इनमें बढ़ते चला गया। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी डिसकंटिन्यूअस नहीं रही है। तो फोर्थ का आंसर क्या रहेगा बेटा? फोर्थ ही रहेगा। ओके ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। चैनी का विश्वास आहे का तिथे? चैनी का विश्वास, बोलो बेटा, फिफ्थ का आंसर बताओ। फिफ्थ अटेम्प्ट करो और आंसर बताओ। कैसे? कैसे? समझ गया सेकंड, सही है, लेकिन कैसे? ठीक है बेटा, आपको पता है अगर ये सेडिमेंट्री रॉक होगी, तो ये जो पुराने ओल्डर रहेंगे, ये तो जमीन में नीचे, म्यूट कर लो बेटा आप, ठीक है? तो ये जो ज़मीन में ज़्यादा डीप रहेंगे या सेडिमेंट्री रॉक में सबसे ज़्यादा नीचे रहेंगे, वो ओल्डर फेसल है। इसमें सबसे ऊपर वाले यंग, मतलब लेटेस्ट और लेटेस्ट, एंड सबसे लेटेस्ट सबसे ऊपर रहेंगे। तो सबसे अपर स्ट्रैटा हैज़ यंगर एंड ओल्डर वन एट लोअर। ठीक है बेटा, सेडिमेंट्री रॉक में ऐसा रहेगा। ठीक है? रिजेम्बलेंस बिटवीन, आस्था कुइटे, क्वेश्चन नंबर 6 बता। रिजेम्बलेंस बिटवीन वाइडली डिफरेंट ग्रुप ड्यू टू कॉमन अडेप्टेशन इज, कैसे? कौन से ऑर्गन को शो कर रहा है ये? एन एग्जांपल दे। ठीक है बेटा, देखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ कि दो अलग-अलग ऑर्गेनिज्म को एक ही एनवायरनमेंट में डाला, तो वो किस तरह का बिहेव करते हैं? एक ही तरह का अडैप्टेशन करते हैं। एक ही एनवायरनमेंट में रह के एक ही तरह से खुद को अडैप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, इंसेक्ट की विंग है एंड बैट की विंग है, ठीक है? तो दोनों के भले ही स्ट्रक्चर अलग-अलग है, लेकिन उन्होंने खुद को अडैप्ट किया है उड़ने के लिए। वेरी क्लियर बेटा? तो ये किस तरह की इवोल्यूशन हो गई? ये हो गई कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। दो अलग-अलग स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट ग्रुप, देखिए क्या बोल रहा है? डिफरेंट ग्रुप एक ही तरफ जा रहा है, कॉमन अडैप्टेशन की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो गया? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होती है, या इसको आप बोल सकते हैं बेटा एनालॉगस ऑर्गन्स ऑफ ईच अदर, है ना? ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7th, स्नेहा सिद्धांत बोल बेटा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन? एंड एक्सप्लेन। आइरिस कहाँ होता है? नेजल एपिथेलियम, मैलियस क्या है, एंड ईयर पिन्ना। चारों एक्सप्लेन कर। फर्स्ट क्यों नहीं है? फर्स्ट क्यों नहीं है? आइरिस होता कहाँ है पहले ये बता। हाँ, किस चीज का एक्सटेंशन होता है आइरिस? भाई, सेकेंड जो लेयर होती है कौन सी होती है आंखों की? कोरोइड। कोरोइड आके जाके क्या बनाती है? सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी का एक्सटेंशन क्या होता है? आइरिस। आइरिस गिव्स कलर। एंड आपको पता है बेटा, आइरिस जब, आप ऐसा बोल सकते हो कि प्यूपिल को डायलेट एंड ये कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है वो, ठीक है? तो ये वेस्टिजियल नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं इसका काम है, बहुत ज़्यादा अगर लाइट आ गई तो आइरिस की वजह से प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट या डायलेट होता है। नेज़ल एपिथेलियम भी यूज़फुल है, मैलियस इनकस्टेपस आपको पता है ना बेटा, ईयर की बोन्स है, ये तो कहीं न कहीं साउंड कंडक्शन में हेल्प करने वाली है। लेकिन ईयर पिन्ना, आपको पता है आपका ये जो कान है, एक्सटर्नल पिन्ना है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, क्योंकि यहाँ के जो मसल्स होते हैं बेटा, कान के जो मसल्स होते हैं वो वेस्टिजियल होते हैं। ये कभी भी अकॉर्डिंग टू साउंड स्टिमुलस मूव नहीं करते हैं। वेरी क्लियर? तो इसलिए इसमें से वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होगा? सिर्फ इकलौता एक ऑप्शन, ईयर पिन्ना मसल्स। वेरी क्लियर? इतना ईज़ी है यार। इतना चैप्टर डिटेल में पढ़ाने के बाद तो कुछ भी टेंशन नहीं रहना चाहिए आपको।
चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, श्रावणी पिसे, 8th क्वेश्चन, बोलो। क्या? फर्स्ट क्यों नहीं? फर्स्ट क्यों नहीं? विंग्स ऑफ पिजन एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई क्यों नहीं? देखिए बेटा, जो बटरफ्लाई है आपको पता है बेटा, ये आर्थ्रोपोडा में आती है, एंड इसकी जो विंग है वो कैसे बनी है? पॉलीकाइटोनियस ग्लाइकोप्रोटीन से बनी है। विंग ऑफ पिजन, इसमें पता है बेटा ब्लड वेसल्स एंड फेदर रहेंगे। इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन फंक्शन एक जैसा है। तो ये होमोलोगस नहीं, ये एनालॉगस ऑर्गन्स ऑफ ईच अदर है बेटा। ठीक है, पिजन एंड हाउस फ्लाई वो भी उसी तरह का एक एग्जाम्पल है। विंग्स ऑफ बैट, हाउस फ्लाई एंड बटरफ्लाई, ये भी एनालॉगस का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि विंग्स ऑफ बैट अलग है, हाउस फ्लाई अलग है, बटरफ्लाई अलग है, लेकिन फंक्शन क्या है? एक जैसा है। इसीलिए इकलौता एक ऑप्शन, होमोलोगस ऑर्गन्स ऑफ ईच अदर, विंग्स ऑफ पिजन एंड आर्म्स ऑफ ह्यूमन, ये होमोलोगस की तरह बिहेव कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये जो है, ये तीनों जो है, इतने ज्यादा कोरिलेट नहीं कर रहे। ये सारे तीनों जो है बेटा, ये एनालॉगस ऑर्गन्स का क्लियर कट एग्जांपल है। विंग्स ऑफ पिजन एंड आर्म्स ऑफ ह्यूमन को होमोलॉगस क्यों बोला गया है, इस चीज को सुनो अभी। ठीक है, बहुत लोगों को लग रहा होगा ऐसा कैसे हो सकता है। अब ध्यान से सुनिए बेटा, अगर आप पिजन के जो आर्म को देखेंगे, या उसके हाथ वाले रीजन को देखेंगे, या उसके विंग्स को भी देखेंगे, तो आपको पता चलेगा यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो, बोन्स तो है, बोन्स है, न्यूमैटिक बोन्स है, ठीक है, एंड दोनों भी कॉर्डेटा को बिलोंग करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए, अब आपको पता है बेटा, यहाँ पे भी बोन्स है, न्यूमैटिक बोन्स है, यहाँ पे भी ब्लड वेसल्स गई होगी, इधर भी ब्लड वेसल्स जा रही है ह्यूमंस के हाथ में भी। ठीक है, सेम तरह की बोन्स होती है, लेकिन आप ऐसे बोल सकते हो कि इनका फंक्शन अलग है, क्योंकि ये क्या कर रहा है बेटा, ये कर रहा है फ्लाई, एंड ये क्या कर रहा है बेटा, ये मल्टीपर्पज ग्रास्प कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, ठीक है, बाकी ऑप्शन देखिए, बाकी ऑप्शंस देखिए आप जरूर। विंग्स ऑफ बैट, बटरफ्लाई, हाउस, ये जो है, ये एनालॉगस ऑर्गन्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि इनका फंक्शन एक जैसा है बेटा। फंक्शन क्या है? कन्वर्ज हो रहे हैं ये भी उड़ रहे हैं, ये भी उड़ रहे हैं। इकलौता एक है कि जिसमें डिसिमिलर फंक्शन होते हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स में क्या होता है? सिमिलर स्ट्रक्चर, ऑलमोस्ट सिमिलर फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फंक्शन। तो यहाँ पे एक ही एग्जांपल है बेटा कि जहाँ पे डिफरेंट फंक्शन है। बेटा प्लीज म्यूट कर लीजिए। ठीक है बेटा, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9, श्वेता, आ चुके हैं बेटा आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टिजियल स्ट्रक्चर इन ह्यूमंस? नॉट, ध्यान से पढ़ो, नॉट। एपिग्लॉटिस, बॉडी हेयर, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स एंड विजडम टूथ, पता है बेटा आपको, ये वेस्टिजियल ऑर्गन की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो एपिग्लॉटिस होता है, आपको पता है, ये ट्रकिया के ऊपर होता है, एंड ट्रकिया के ऊपर ये कहीं ना कहीं फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है। कहाँ पे? एयर पाइप में, है ना। तो इसका आंसर क्या रहेगा? एपिग्लॉटिस। चलो, बहुत इजी इजी एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 10th, आस्था कुइटे, मिसिंग लिंक बिटवीन reptiles and bird is, what is the scientific and full form of, and who discovered it? Who discovered it? डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम बता, बहुत अच्छे से पढ़ा है। आसिम, आया है क्या आसिम? आसिम आया क्या तिथे? हाँ, आर्क्योटेरिक्स लिथोग्राफिया को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम बताइए। 1861 में इसको डिस्कवर किया गया था, बाय whom? एंड्रियास वैगनर, और ये रखा हुआ है ब्रिटिश म्यूजियम में, लंदन में, है ना। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे भैया। आगे पाठ, पीछे सपाट, 16 दूनी 8। ठीक है, चलो नेक्स्ट, विनीत, एनालॉगस ऑर्गन्स आर, बोल भाई, एनालॉगस ऑर्गन्स क्या क्या है? श्योर? आर यू श्योर?
सही है। ठीक है बेटा, ये जो एनालॉगस ऑर्गन्स है आपको पता है, बट नहीं, 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 बेटा वो एक ही इसमें आते हैं ना बेटा। आपको पता है एनालॉगस ऑर्गन्स जो है अ, टीथ एनालॉगस ऑर्गन्स आर, लेकिन इनका ओरिजिन एक ही जैसा तो है, स्ट्रक्चर भी तो सेम ही है। हाँ, ये जो है देखो इसका स्ट्रक्चर, एक सेकंड मैं एक्सप्लेन करता हूँ बेटा, डोंट वरी, ठीक है? एनालॉगस स्ट्रक्चर्स, ठीक है? अब सबसे पहले इसका आंसर क्या रहेगा बेटा? 11th का आंसर जो है वो फर्स्ट है। कैसे? देखिए, विंग्स ऑफ बर्ड, ठीक है? विंग्स ऑफ बर्ड आपको पता है बेटा, इसमें फेदर रहेंगे एंड इसमें ब्लड वेसल्स रहेंगे एंड इसमें हड्डियाँ रहेगी। जो बटरफ्लाई है, ये किस में आता है? इंसेक्ट में आता है। इंसेक्ट में मतलब आप आर्थ्रोपोडा बोल सकते हैं एंड दोनों का भले ही स्ट्रक्चर अलग-अलग है, एक एव में आता है, दूसरा आर्थ्रोपोडा में आता है, ओरिजिन वाइज ये अलग-अलग है, स्ट्रक्चर भी अलग-अलग है, लेकिन इनका फंक्शन क्या है? सेम है, फ्लाइंग का। ठीक है? अब सेकंड ऑप्शन गलत क्यों है, इस चीज़ को देखते हैं। विंग्स ऑफ बर्ड एंड बैट, ये बेटा अगर आप बोलेंगे तो ये होमोलॉगस ऑर्गन्स ऑफ ईच अदर होते हैं। ये बात मैंने पहले भी बताया है। अगर आप विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ बैट को देखेंगे तो बहुत सारी चीजें इसमें सिमिलर होती है। ब्लड वेसल्स होना, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि इसमें जो बोन्स होती है एंड इसमें जितनी भी चीजें ऑलमोस्ट सेम है, जैसे बैट में भी एंड इसमें भी। तो अगर आप बोलेंगे ब्लड में भी, सॉरी बोन्स में भी ब्लड का सप्लाई होता है, तो कहीं ना कहीं विंग्स ऑफ बर्ड एंड बैट, दे आर homologous to each other, but they are both are analogous to इंसेक्ट के विंग से। अगर आप इंसेक्ट की विंग को इससे कंपेयर करेंगे, तो फिर ये दोनों एनालॉगस स्ट्रक्चर में आता है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ आपको विंग्स ऑफ बर्ड एंड बैट बोला गया, तो दे आर होमोलॉगस टू ईच अदर। अब देखिए बेटा, यहाँ पे टीथ ऑफ मैन एंड टीथ ऑफ गोरिल्ला की बात किया है। सबसे पहले तो इनका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम जैसा है एंड इनका फंक्शन भी एक जैसा है। वेरी क्लियर। तो स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट गोरिल्ला का एंड जो ह्यूमन का है बेटा ऑलमोस्ट सेम है। तो ये डिफरेंट थोड़ी हुए। वेरी क्लियर बेटा, डिफरेंट नहीं होते हैं। एक ही तरह का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट इनका होता है। ठीक है, चलिए। ओके, इसके बाद लिम्स ऑफ हॉर्स एंड लिम्स ऑफ मैन, ठीक है बेटा? तो ये भी एक करेक्ट आंसर नहीं होगा उसका, ठीक है? चलिए, तो क्योंकि इनका भी स्ट्रक्चर आप ऐसे बोल सकते हैं ऑलमोस्ट सेम रहेगा, ओके? अपने को ढूंढना है कि जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो एंड फंक्शन एक जैसा हो। वेरी क्लियर, ठीक है? चलिए, ओके। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू पे। आई होप इसमें क्लियर है। किसी को कुछ डाउट है क्या बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में? बिंदास बोलो। ठीक है? ये जो है इसका सही आंसर है, क्योंकि 2 अलग-अलग स्ट्रक्चर है, फंक्शन सेम है। ये जो है बेटा इनका स्ट्रक्चर भी सेम है, फंक्शन भी सेम है। ये होमोलोगस ऑर्गन्स ऑफ ईच अदर है। एंड लिम्ब्स ऑफ हॉर्स एंड लिम्ब्स ऑफ मैन जो होता है बेटा, ये आप ऐसे बोल सकते हो कि ये कहीं न कहीं होमोलोगस ऑर्गन्स की तरह ही होते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स नहीं होते। क्योंकि देखिए, अगर आप बोलेंगे ना कि ये एनालॉगस ऑर्गन्स क्यों नहीं है? क्योंकि जो हॉर्स है, हॉर्स जो है, हॉर्स इससे करता है रन, ठीक है बेटा? इससे रन करता है एंड लिम्ब ऑफ जो मैन है, इससे ये क्या करता है बेटा? बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें करता है। बोथ द, आप ऐसे बोल सकते हो, जो फोर लिम्ब की बात कर रहा हूँ मैं इस वक़्त, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम फोर लिम्ब को ही कंसीडर किया जाता है। एंड जो मैन का जो फोर लिम्ब है, दैट इज़ यूज्ड फॉर ग्रास्पिंग एंड दिस इज़ यूज्ड फॉर रनिंग। तो ये तो अलग-अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। ये आप ऐसे बोल सकते हो कि ये एनालॉगस ऑर्गन्स नहीं है, क्योंकि एनालॉगस ऑर्गन्स में क्या होता है बेटा? एनालॉगस ऑर्गन्स में फंक्शन सेम होता है। यहाँ पे इन दोनों का फंक्शन सेम नहीं है। वेरी क्लियर, इसकी वजह से ये आंसर नहीं होगा। समझ गए भैया? एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, ओके? चलिए, नेक्स्ट एमसीक्यू अच्छा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपके सामने आ चुका है। देखिए, कौन अटेम्प्ट करेगा इसको? स्नेहा सिद्धाम आ चुकी है। स्नेहा सिद्धाम बोल, क्वेश्चन नंबर 12 आहे का तिथे? निशिका, first, are you sure? X is older than fossil Y because X was found in first. वहां पे मार्क टिक मार्क करके रखा है, इसलिए तूने बोली क्या रे? हम्म, अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ, ओल्डर सेडिमेंट होगा, ठीक है। फॉसल एक्स,
हैज सम वेस्टिजियल ऑप्शन फोर्थ देखिए एक बार, फॉसल एक्स इज हैविंग वेस्टिजियल ऑर्गन, नहीं इसका अगर उल्टा रहता था, फॉसल वाई, अगर ऐसा बोला रहता कि फॉसल वाई इज हैविंग सम वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ एक्स, तो फिर करेक्ट, ज्यादा करेक्ट आंसर रहता था। लेकिन यहाँ पे बेटा फॉसल एक्स इज फाउंड इन डीपर, मतलब जो पुरानी फॉसल है वो नीचे रहेगी एंड जो लेटेस्ट फैशन फॉसल है वो ऊपर रहेगी, है ना। तो एक्स जो है नीचे साइड में रहेगी, वाई जो है ऊपर साइड में रहेगी, ठीक है ना बेटा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कंप्लीटली कंस्ट्रक्टेड फाइलोजेनी, ठीक है। क्या बोल रहा है बेटा ये क्वेश्चन देखिए जरा सा और मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। विनीत, टेल मी द आंसर, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीटली कंस्ट्रक्टेड फाइलोजेनी। मतलब इसका मतलब, पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए बेटा। क्या बोल रहा है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसकी पूरी फाइलोजेनी की एक कंस्ट्रक्टेड ब्रीफ हिस्ट्री अपने को मिला है। मतलब अपने को पता है कि सबसे पहले ये इवॉल्व था, इसके बाद उसकी हाइट बढ़ी, फिर वो 60 सेंटीमीटर का हुआ, फिर वो 100 सेंटीमीटर का हुआ, एक भी मिसिंग लिंक नहीं है। मतलब कंस्ट्रक्टेड फाइलोजेनी का मतलब क्या है कि जिसमें एक भी मिसिंग लिंक ना हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि डायनासोर्स में भी बहुत सारी कैटेगरी ऐसी है जिसमें मिसिंग लिंक पाई गई है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि कनेक्टिंग लिंक पाई गई है। वेरी क्लियर बेटा। लेकिन यहाँ पे कोई भी एक मिसिंग लिंक या कनेक्टिंग लिंक मिलती नहीं है, पूरे के पूरे एक के बाद अपने को इवोल्यूशन पता चलते गया उसका। तो वो होता है बेटा इकलौता एक आपका फेवरेट इक्वस, मतलब हॉर्स। क्योंकि आपको पता है सबसे पहले जो आया था इयोहिप्पस, मीज़ोहिप्पस, मेरिचिप्पस, प्लियोहिप्पस एंड इक्वस। तो अपने को पता है कि पहले वो 30 सेंटीमीटर का था, उसके बाद वो 60 सेंटीमीटर का हुआ, फिर 100 सेंटीमीटर का हुआ, फिर 120 का हुआ, आज की डेट में 150 का हुआ, जिसमें कंस्ट्रक्टेड फाइलोजेनी है, एक के बाद एक अपने को पूरा उसका सीक्वेंस पता है। ऐसा इकलौता एक ही है बेटा जो कि होता है हॉर्स। वेरी क्लियर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन पूछना था यार, कितने लोग आ गए हैं? चलो ठीक है, चलो नहीं पूछते। हम्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, तरुल, क्वेश्चन नंबर 14 बोल बेटा। कैसे? व्हाट इज द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ, कंटेंट से अपन पता कर सकते हैं। व्हाट इज द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ कार्बन 14? कार्बन 14 का हाफ लाइफ पीरियड बता, कार्बन 14 आइसोटोप का। यस, 5750 ईयर्स। मतलब आप इसको 5.7 इंटू 10⁻³ ईयर्स भी लिख सकते हैं, है ना बेटा। ठीक है, मैंने आपको इसके अलावा भी पोटेशियम, एर्गॉन, रेडियो एक्टिव यूरेनियम यू 238 इन सब के बताया था। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव कार्बन कंटेंट की वजह से अपन फॉसिल को डिस्कवर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब डेट बता सकते हैं। अच्छा, विच इज द लेटेस्ट मेथड फॉर फॉसल रिकॉर्ड? ठीक है, सबसे लेटेस्ट एंड एडवांस मेथड क्या है, याद है आपको, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन, यस वेरी गुड, ईएसआर, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, ये सबसे लेटेस्ट मेथड है बेटा। एंड एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा है। कार्बन 14 जो थी ये सिर्फ और सिर्फ 35,000 ईयर ओल्ड फॉसिल के लिए यूज की जा सकती है, लेकिन जो ईएसआर है वो हर जगह पे हर फॉसिल के लिए यूज की जा सकती है ना बेटा। चलिए, तो बहुत इजी एमसीक्यू है बेटा, ऐसा कोई भी एमसीक्यू है जो नहीं जमेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा इसमें। ठीक है, चलिए इसके बाद एब्सोल्यूट डेटेड क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बेटा। एंड यार ये तो बहुत स्लो स्लो हो रहे हैं, मतलब आधे घंटे में सिर्फ 15 ही हुए, 15 ही हुए कह रहे अपने। मैं सोच रहा था थोड़ा ज्यादा होंगे करके, मैं पूरी शीट करने के मूड में था आज तो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स डायरेक्ट एविडेंस इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन थ्रू एजेस? ठीक है बेटा, तो मुझे एक बात बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर रहेगा पैलिएंटोलॉजी। ठीक है, थ्रू एजेस मतलब कहीं ना कहीं आप ऐसे बोल सकते हो कि कैसे फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर एजेस है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एरा में कोई तो भी एक पैलियोजोइक एरा था, मीजोजोइक एरा था, उस एरा के भी अपने को ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के एविडेंसेस मिले हैं।
तो ये पैलियोंटोलॉजी में अपने को पता चलता है, फॉसिल्स रिकॉर्ड से पता चलता है। अपने को फॉसिल्स रिकॉर्ड से पता चला है कि डायनासोर जैसे ऑर्गेनिज्म उस टाइम पे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 16, द फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ, किस चीज़ का एग्ज़ाम्पल दे रही है बेटा गैलापागोस आइलैंड की फिंचेस? बताइए मुझे। स्पेशल क्रिएशन तो नहीं होगा, गॉड ने थोड़ी क्रिएट किया है भैया। रे रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन भी नहीं होगा, ठीक है? लैमार्किज्म तो है ही नहीं। बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होगा बेटा? क्योंकि मैंने आपको बताया था, ये जियोग्राफिकली बहुत अलग-अलग एरिया में सेपरेट हो गई थी, ठीक है? एंड बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ की जो फिंचेस थी, वो इंसेक्ट खाने लगी। यहाँ की जो फिंचेस थी, वो सीड खाने लगी। यहाँ की कैक्टस खाने लगी, ठीक है? तो ये जो है कहीं न कहीं आप बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है? इनकी जो जियोग्राफिकल एरिया था वो अलग-अलग था, ठीक है? विंग्स ऑफ मस्किटो, विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ बर्ड इंडिकेट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। बहुत ईज़ी है बट आपको पता है, देखिए कि ये जो है आप ऐसे बोल सकते हो, इनका स्ट्रक्चर अलग-अलग है, लेकिन फंक्शन क्या है? एक जैसा है बेटा। वेरी क्लियर? तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब इसमें एक बात याद रखेंगे बेटा, कभी-कभी ना देखिए जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया? बैट्स के विंग एंड बर्ड के विंग, ठीक है? तो यहाँ पे इसको आपको पता है कैसे कंसीडर करना है? इसको आपको कंसीडर करना है 1 यूनिट एंड इसको कंसीडर करना है 1 यूनिट। क्योंकि बैट्स के विंग एंड बर्ड के विंग थोड़ी बहुत होमोलोजेनिसिटी दिखाते हैं बेटा, ठीक है? होमोजेनिसिटी दिखाते हैं, लेकिन अपने को कंपेयर करना है इन दोनों को। जभी भी मैंने आपको बताया था कि बैट एंड बर्ड के जो विंग्स हैं, इनको कंपेयर करेंगे इंसेक्ट की विंग से, तो वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगी, तो वो एनालॉगस ऑफ ऑर्गन्स ऑफ ईच अदर है। लेकिन इन दोनों को एक साथ दिया है, तो ये होमोलॉगस ऑर्गन्स ऑफ ईच अदर होंगे बेटा, ठीक है? तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है? चलिए, तो एक ये ब्रेक हो जाएगा बेटा, तो इसके पहले ब्रेक हो जाए, अपन एक इसको एंड कर देते हैं। विल मीट एग्ज़ैक्टली एट 1:50, ठीक है? 1:50 पे मिलता है। 10 मिनट ब्रेक।